दोनों के जज्बात बदल रहे थे, लेकिन दोनों में से झुकने को कोई भी तैयार न था। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मुनासिब लफ्ज़ नहीं थे कहने को उन दोनों के पास। उसने लाशऊरी तौर पर शायान उस्मानी को अपना शौहर बचपन से मान लिया था। कभी कहने को बहुत कुछ होता है, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता, और कभी सुनने वाले 1000 होते हैं, पर कहने को हमारे पास कुछ नहीं होता। कभी हमारे पास लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, और कभी तलाशने पर भी एक लफ्ज़ नहीं मिलता। कभी हमारी बात का हर लफ्ज़ कोई मफ़हूम रखता है, और कभी किसी गुफ्तगू का कोई जवाज़ ही नहीं होता। कभी एहसासात दिल पर हावी हो जाते हैं, और कभी दिल हर एहसास से आरी हो जाता है। कभी लगता है कि ज़िंदगी रंगों से भरपूर है, और कभी हर रंग ही फीका लगने लगता है। कभी इंसानों में 1000 खुशियाँ दिखने लगती हैं, और कभी हर शख्स ही बेकार लगता है। कभी लगता है मुस्कुराहट लबों से जुदा होगी ही नहीं, और कभी लगता है मुस्कुराहट के लिए वजूहात को ढूंढना पड़ता है। कभी लगता है मुझसे ज़्यादा कोई मुतमईन ही नहीं, और कभी लगता है अफसुर्दगी बनी ही मेरे लिए। वो मुस्कुराती वहाँ बैठ गई। खाना खाते उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। वो खाना खाकर लेट गया तो वो वहीं खिड़की से बाहर देखने लगी। शायान उस्मानी उसे कितनी ही देर देखता रहा, फिर नींद की वादियों में खो गया। वो जब बोर होने लगी तो बाहर निकल गई। किसी की शादी थी उस होटल में। वो वहीं सोफे पर बैठते लोगों को देखने लगी। उसे वहाँ बैठे काफ़ी वक्त हो गया, तो उसने अपने सामने सोफे पर पड़े मैगज़ीन को उठाया और उसकी वक्गरदानी करने लगी। ये चादर भी अच्छी है। वो लड़का वहाँ से गुजरा और उसको देखता उसके पास आते बोला, शुक्रिया। अब की बार कौनैन ने उसे देखा भी नहीं। शायान उस्मानी को पसंद नहीं आया था, उसके दिल ने कहा, तो वो फ़ौरन दिल को टपटने लगी, क्योंकि ये चादर मेरी है और मेरी बीवी पर मेरी हर चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। शायान ने कहते कदम कौनैन की तरफ बढ़ाए, जो उसी को देख रही थी कि वो कैसे हर उस वक्त पर आ जाता था जब वो किसी और के साथ होती थी। चलें बीवी, हमें निकलना है। वो उसे बोला तो कौनैन ने उस शख्स को देखा जो अब हैरत से उन्हें देख रहा था। शायान के पीछे कमरे में आई थी वो। चलो, हमें निकलना है। ये क्या कहा आपने उसे? अगर बाबा को पता चल गया तो मैं तुम्हारा महरम रिश्ता हूँ। क्या इससे पहले किसी साल में आपको अपने महरम रिश्ते का ख्याल नहीं आया? वो उसके सामने आती बोली, नहीं, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और मैं नहीं चाहती आप दोबारा मुझे किसी के सामने अपनी बीवी। शायान उस्मानी ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। क्या वो समझ-बूझ से कॉलेज की तालिब इल्म लड़की नहीं लगती थी? शायद हालात ने उसे काफ़ी समझदार कर दिया था। क्यों ना कहूँ मैं तुम्हें बीवी? वो उसकी तरफ झुका था। कौनैन को उसकी खुशबू अपने हवासों पर छाती महसूस हुई। शायान, मैं सुन रहा हूँ। वो मज़ीद उसकी तरफ झुका। मैं सिर्फ आपके काम बाबा के मुझे लेकिन मुझे ये रिश्ता निभाना है। शायान उस्मानी कहता उस पर झुका और उसकी आंखों पर लब रख गया। कौनैन ने बेयकीनी से उसे देखा, जो उसी को ही देख रहा था। उसे लगा उसने गलत सुना। लेकिन बीवी हो तुम मेरी, और शायान उस्मानी अपनी बीवी से निबाह चाहता है। वो फिर उसकी तरफ झुका था। कौनैन का सांस फूलने लगा। क्या ये कोई ख्वाब था? क्या वो उसके साथ कोई गेम खेल रहा था? इतनी जल्दी मोहब्बत कैसे मुमकिन थी? वो नहीं जानती थी कि मोहब्बतों के इल्हाम होते हैं तो पलक झपकने तक का वक्त दरकार होता है महज। क्या आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? वो तेज़ी से बोली। उसके नज़दीक शायद मोहब्बत होना ही सब कुछ था, लेकिन शायान उस्मानी के नज़दीक लगाव और किसी की तड़प लग जाना ही सब कुछ था। नहीं, जवाब भी उतनी तेज़ी से आया। बस जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा हमेशा। मैं अपनी चीज़ों से दस्तबरदार नहीं होता कभी। तुम पर बस मेरा हक है, ये बात जान लो तुम। कौनैन बहुत कुछ उससे पूछना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उसे सब बेमायने लगा। मुझे भूख, तुमने अभी खाना खाया है? उसकी चादर को उसके माथे पर खींचता वो उसे बता रहा था। मुझे सांस, तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ मैं यहाँ तक सुन सकता हूँ, इसलिए ये सब बेमायने है। नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये कोई गेम है, आपकी गेम। वो उसे धक्का देते बोली तो वो खूबसूरत सहर लम्हों में टूटा जो शायान उस्मानी को नागवार गुजरा। शायान उस्मानी ऐसी छोटी हरकतें कभी नहीं करता, और आइंदा मुझे यूं झटकना नहीं। वो उसे बावर कराता बोला, आप मुझ पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। वो नम आंखों से बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं कर सकता हूँ और करूँगा। वो मुस्कुराता उसके कंधे पर झुका तो वो सांस रोक गई। कई लम्हे वो उसके साथ खड़ा रहा। मेरी इज्जत हो तुम, और इज्जत से बढ़कर शायान उस्मानी को तो अपना आप भी नहीं। वो कहता पीछे हटा तो अपनी सांसों की रफ्तार को मध्यम करने की जुस्तजू में लग गई वो। बस आप मेरी इज्जत की हिफाजत कर लें तो कौनैन खावर, आपकी
वो दिल ही दिल में बोली। उसके सामने बोलने की पोजीशन में नहीं थी वो। शायान अपनी फाइल उठाता, सामान समेटता, उसका हाथ थामता बाहर निकल गया। वो भी कटी पतंग की मानिंद उसके साथ घिसटती चली गई। शायद किस्मत के हाल पर छोड़ दिया था उसके नाजुक दिल ने उसे। अब फैसला किस्मत के हाथों में था। उसे किसी कीमती मोती की तरह महफूज किया जाता या रुसवाई उसका मुकद्दर बनती। फरिश्ते ने अपने कमरे में कदम रखा और बिस्तर पर लेटे फूट फूट कर रो दी। बुआ जो अपना सामान समेट रही थी, उसके यूं वापस आने उसे देखकर ठहर गई और उसके पीछे अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ फरिश्ते? गुड़िया उठो, बताओ ना। लेकिन वो मुसलसल रो रही थी। वो हैरान हुई कि वो जाते वक्त बेहद खुश थी। और अब बुआ, उन्होंने मुझे क्या हुआ? अजलान को फ़ोन करूं? उन्होंने उसे उठाकर सीधा बिठाया। उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। वो सिसकियां भरते बोली। ऐसे कैसे छोड़ दिया है? मैं बात नहीं। उन्होंने कहा है कि अब वो मुझे, फरिश्ते को, कभी भी पसंद नहीं करेंगे। वो हिचकियां लेती उन्हें सब बताने लगी। बुआ ने उसे सुलाते हुए अजलान का नंबर मिलाया जो बंद जा रहा था। उफ खुदाया, वो बेहद परेशान थी। वो रात तक वहीं उसके साथ बैठी रही थी, जिसे अब बुखार हो गया था। उन्होंने बमुश्किल रात गुजारी और सुबह अजलान का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ था। वो परेशान हो गई थी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था कि अजलान ने उनकी कॉल ना उठाई हो। वो उसके कमरे में गई जहां वो अब तक सो रही थी, तो वो वापस आ गई। उनका फ़ोन बज रहा था जिस पर अजलान नहीं, आज़म अजहर का नाम चमक रहा था। अस्सलामुअलैकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। बुआ, फरिश्ते कहाँ है? सो रही हैं। वो उलझी हुई सी बोली। मैं कल वापस आ रहा हूँ, लेकिन आप किसी को मत बताइएगा। मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। वो न जाने क्या क्या बोल रहा था। वो बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। उसके कॉल कटते ही उन्होंने दोबारा अजलान का नंबर मिलाया। कॉल उठा ली गई थी लेकिन वो बोला कुछ नहीं। अजलान, जी बुआ, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या हुआ ऐसा? फरिश्ते क्यों रो रही थी इतना कल? वो जानती थी लेकिन उससे इस्तफसार करना बेहतर जाना उन्होंने। क्या ज़रूरी है हम फरिश्ते के बारे में ही बात करें? वो बोला तो वो दंग रह गई। आज वो फरिश्ते हैदर की ज़ात के बारे में बात करने से भी इनकारी था। वो अजलान अजहर, जिसकी ज़िंदगी के कई बरसों का मौजू सिर्फ फरिश्ते हैदर रही थी, क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? बुआ, आज़म कल वापस आ रहा है। खामोशी छा गई थी। लंबा दौरानिया। वो खामोश हो गया था। तुम कहाँ हो? वापस आओ, उससे बात करो, उसे बुखार है। बुआ, मैं इस वक्त मुल्क से बाहर हूँ। मैं कनाडा में हूँ उस वक्त। अजलान पुत्र, तेरा दिमाग खराब है। छोटी सी बहस पर तू मुल्क छोड़ गया। हैरत ही हैरत थी। बुआ, बात छोटी नहीं थी। मैंने उस लड़की को अपनी जिंदगी के सालों दिए हैं, और पता है इन सालों में भी मैं अपने आजम भाई के जाने का जो खला था ना, पूर्ण नहीं कर पाया। मेरी किस्मत में हमेशा दूसरा नंबर आया है। मैंने हर बार ये कड़वा घूंट पिया है। लेकिन वो लड़की जो मेरे निकाह में है, अगर मुझ पर किसी को फोकियत दे तो ये बात मेरी इज्जत नफ्स को गवारा नहीं। मैंने उससे अपने सालों का हिसाब मांगा तो वो कहीं की नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता मैं। उससे मोहब्बत मैंने अपनी नौउम्री में की थी, मुझे जब शायद लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। अजलान पुत्र, वापस आ, सब संभाल ले, वो अपना लेगी तुझे। नहीं बुआ, उसने मुझे नहीं अपनाया। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। उसे हमेशा से आज़म अजहर चाहिए था, और तू आज़म अजहर को अपनी बीवी दे रहा है। वो भड़की थी। नहीं, हरगिज़ नहीं। अपनी बीवी से तो मैं मर कर भी दस्तबरदार ना हूँगा। उसे तो कब्र में जाने तक इस रिश्ते से आज़ाद ना करूँ मैं। तो फिर छोड़ क्यों गए हो? फिर उसे दूर आ गया हूँ कि कहीं मुझे मजबूर ना किया जाए कि मुझे उससे दस्तबरदारी इख्तियार करनी पड़े। तुम अपने बाप और भाई से नहीं, मुझे सिर्फ उस लड़की से डर लगता है। अगर उसने मुझसे अलैदगी का मुतालबा कर दिया तो मैं तो जीते जी मारा जाऊंगा बुआ। लेकिन मैं उसे तब तक मयसर नहीं आऊंगा जब तक मेरी तलब उसके जिस्म में पूर सिरायत ना कर जाए। उसकी तड़प मेरी सालों की बेचैनी को दूर ना कर दे। मैं देखता हूँ अब आज़म अजहर के सामने रहते वो अजलान अजहर को याद करती है या नहीं। और अगर वो दोनों, तो फिर उसकी आज़ादी और एक महबूब की मौत तो दुनिया देखेगी और याद भी रखेगी। खामोशी छा गई। उसे बुखार है, दवा दे दें उसे। मुझे कोशिश करें, कम से कम फ़ोन करें। वो कहता कॉल काट गया। बुआ ने उन दोनों के हाल पर रहम खाने की अपील की थी खुदा के सामने। उन्हें अजलान पर तरस आया, जिसने सालों यूं ही फरिश्ते के पीछे गुजार दिए थे, और अगर उसके बाद भी वो आज़म अजहर को चुनती तो उन्हें लगा कि फरिश्ते हैदर से ज़्यादा कोई हमदर्दी तलब बदनसीब ना होगा। अब सारे फैसलों का दारोमदार फरिश्ते पर था। उसकी बचपन में की जाने वाली पसंदीदा शख्सियत या वो शख्स जिसने उसे तहफ़्फ़ुज़ फराम करते निकाह में लिया था। फैसला बहुत जल्द हो जाना था उनके दरमियान।
शायान उसे वहाँ लेकर निकल गया था। हम कहाँ जा रहे हैं? वो वापस गाड़ी को अनजान सड़कों पर देख इस्तफसार करने लगी। कश्मीर। लेकिन हम तो, उसने कहना चाहा। मुझे मीटिंग अटेंड करनी है यहाँ। शायान ने उसे बिना देखे कहा। शायद वो भी नहीं समझ पाया था अपने एहसासात को या उन लम्हात को जो कुछ देर पहले हुए थे। शायान, कौनैन ने कुछ कहना चाहा। खामोश रहो। संजीदगी थी। कौनैन खावर की हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा मुखातिब करने की, इसलिए खामोश रही। फिर उसने जागी सोई कैफियत में घंटों का सफ़र तय किया। कई जगह पर रुके थे, गाड़ी बदली थी, लेकिन वो ज़्यादा रास्ता सोती आई थी। उस खूबसूरत मगर छोटे से घर के आगे रुकते उसने शायान को देखा, जो गाड़ी से उतरता अब सामान उतार रहा था। वो भी उसके पीछे ही गाड़ी से उतर आई। दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन यहाँ बेहद ठंड थी जो उसे कपकपाने पर मजबूर कर गई। अंदर जाओ बेवकूफ़ लड़की। उसे वहीं जमकर कांपते खड़े देखकर वो धाड़ा तो वो फौरन से उसके हाथ से चाबी लेती अंदर चली गई, क्योंकि वहीं खड़ी रहती तो शायद जम ही जाती। वो सामान अंदर लाया जहाँ वो किचन में चूल्हे को जलाए हाथ सेक रही थी। शायान ने आगे बढ़ते अपना बैग खोला, अपनी जैकेट निकाली, क्योंकि वो इस्लामाबाद से उसे वापस ड्राइवर के हाथ भेजने के बाद खुद कश्मीर जाने का इरादा रखता था, लेकिन न जाने क्यों उसे साथ ही ले आया था। इसे पहनो। उसे कांपते देख उसने अपनी जैकेट आगे की थी। नहीं, हम ठीक हैं, कौनैन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन अगले ही लम्हे सांस रोक गई। वो उसे खींचकर अपने सामने खड़ा करता अपनी जैकेट पहना रहा था। कौनैन खावर, एक बात जान लो कि मेरी बातों के खिलाफ नहीं जाना तुम्हें आइंदा, और अगर मैं ऐसा फिर भी करूं तो, वो सर उठाए उससे सवाल पूछ गई, तो उसकी सज़ा लाजमन तुम्हें मिलेगी। वो उसके हाथ को अपने हाथों में थाम गया जो अब भी ठंडे थे। कौनैन का सांस खुश्क हुआ। ये सब क्या था? पल में तो मोहब्बतें नहीं होती थी ना। वो क्या कर रहा था? ये खेल ही था। हाँ। वो खामोशी से शायान उस्मानी को देखती रही, जिसका सारा ध्यान उसके हाथों पर था। शायान उस्मानी, अगर आपने हमें धोखा दिया तो अपने निकाह के रिश्ते का भी पास नहीं रखेंगे हम। हमें यहाँ कितने दिन रुकना है? हफ्ता, शायान ने उसे बताया और फिर हाथ छोड़ गया उसका। लेकिन इतने दिन बाबा? वो ठीक हैं, इससे ज़्यादा मुझसे मज़ीद कुछ मत पूछना। बहुत थक गया हूँ मैं, आराम करूँगा। वो यहाँ आने से पहले साफ़ सुथराई और सारा सामान मंगवा चुका था, इसलिए कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई थी उन्हें। कौनैन उसके जाने के बाद वहीं खड़ी रही, फिर कमरे देखने लगी जो 2 ही थे, क्योंकि छोटा सा मगर खूबसूरत सा घर था वो खिड़की के पास खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। बाहर बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। उसे उस बर्फ़ से खौफ आया था जो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रही थी। क्या हो रहा है ये? क्या उन्हें सच में हम पसंद, या ये धोखा है? बाबा की नफ़रत का हमसे बदला? वो खुद से सवाल करने लगी, जिसका कोई जवाब न था उसके पास। नहीं, हम किसी का मोहरा नहीं बनेंगे। वो कुछ सोचती उसके कमरे में गई जहाँ वो क़याम पजीर था। अंदर दाखिल हुई जहाँ नीम अंधेरा था। वो खामोशी से कमरे का जायज़ा लेती आगे बढ़ी। बेड के साथ वाले मेज़ पर उसका फ़ोन पड़ा था। हाँ, उसका फ़ोन चेक करना था, शायद वहाँ उसे कुछ मिल जाता, या उसके सामान में। लेकिन सामान को बाद के लिए छोड़ते उसने उसका फ़ोन खामोशी से थामा। शायान की तरफ देखा जो चित लेटा था, हाथ सीने पर रखे, चेहरे पर सोए हुए भी संजीदगी थी। न जाने ये कभी मुस्कुराते भी होंगे या नहीं। उसने सोचते हुए झुरझुरी ली और फिर भारी कदमों से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने फ़ोन को देखा जिस पर पासवर्ड था। उसने बेहद कोशिश की उसके नंबर के आखिरी बार नंबर भी मिला, लेकिन नाकाम रही। फ़ोन लॉक हो गया था। वो डरती डरती वापस रख आई। बाहर आते फिर से वहीं खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसे जल्द से जल्द पता लगाना था कि शायान उस्मानी उसे धोखा तो नहीं दे रहा कहीं, या सच में वो उससे रिश्ता निभाना चाहता था। लेकिन अगर ये सब हकीकत हुआ तो? उसका दिल धड़का था। शायान उस्मानी किसी का आइडियल नहीं हो सकता, लेकिन उसकी संजीदगी, उसका सख्तपन, उसका गुस्सा, वो कांप कर रह गई। वो किचन में मौजूद फ्रिज से ब्रेड जैम लेकर खा चुकी थी। वापस वहीं कुर्सी पर आकर बैठ गई और सामने पड़ी किताब उठाकर वर्क पलटने लगी। वो इतनी महब थी कि उसकी मौजूदगी महसूस न कर पाई। शायान ने उसे बाजू से पकड़ते अपने सामने खड़ा किया तो वो डर गई। मेरा फ़ोन तुमने चेक किया? वो उस पर झुका अजहद सर्दपन से पूछ रहा था। वो कौनैन से कोई जवाब न बन पाया तो खौफजदा हुई थी पल में। शायान, अपने बाजू पर उसके हाथ की सख्त ग्रिप महसूस करते वो सिसकी थी। शायान ने फ़ोन का लॉक खोला और उसके हाथ में थमाने से पहले एक नंबर मिलाया। खावर से बात करवाओ।
اور فون کونین کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہیں کھڑا رہا۔ کونین نے پہلے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر اپنے باپ کی آواز سنتے ان کی خیریت دریافت کی اور فون خاموشی سے اسے تھما دیا۔ اگلی بار مجھ سے کہہ دینا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ کونین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے دل کی حالت نازک تھی۔ کیا کھائیں گے؟ شایان اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ معصومیت کا پیکر تھی، کیا وہ برداشت کر پاتی جو وہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا؟ کچھ بھی، شایان نے کہا، لیکن نظریں اب بھی نہیں ہٹائی تھی اس کے چہرے سے۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھتی کہ شایان نے اسے کھینچ کر اپنے دل کے خلاف جاتے اسے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ کونین کو لگا اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ ہوا کیا ہے۔ سمجھ تو شاید شایان عثمانی بھی نہ پایا تھا۔ کونین جھجکتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ شایان نے اس کے بازو کو سہلایا جہاں پر وہ گرفت صاف کر گیا تھا۔ اس کے لمس کی ٹھنڈک محسوس کرتے کونین کا وجود لرزا۔ شایان عثمانی کے فون کی آواز پر ان خوبصورت لمحوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ یکدم پیچھے ہوا اور پھر کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ کیسے ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، آپ کیسی ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں میری جان، سب ہے۔ تم بتاؤ کب آ رہی ہو اپنی خالہ سے ملنے؟ جلد آؤں گا۔ وہ خاموش ہوا۔ ان کے بولنے کے انتظار میں تھا وہ شاید۔ تم خاور عثمانی کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو؟ وہ سر سے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ وہ خاموش رہا۔ اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ بولو شان۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ بہت اچھی بات ہے، خدا تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ خالہ جان پلیز، ان سب کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ تو شایان عثمانی مرتے دم تک نہیں بھولے گا، اور جب تک آپ کو انصاف نہ دلوا دیا مجھے سکون نہ آئے گا۔ آپ بے فکر رہیں، شایان عثمانی اپنے گناہ گار کے ساتھ رحم دلی نہیں دکھا سکتا۔ مجھے امید ہے تم میرا مان رکھو گے شان۔ وہ سرداہ بھرتی ہوئی بولی اور کال کاٹ گئی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا جہاں سے کونین کام کرتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ سب کرنا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اوف، اس نے مٹھیاں بھینچی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل اس کے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچوں میں تھا جب وہ باہر آئی۔ اس کے آگے اس کا ناشتہ رکھا جو بریڈ انڈا تھا، کیونکہ فوراً وہ یہی بنا سکی تھی۔ مجھے نہیں کھانا یہ، وہ سوچوں کے گرداب سے نکلتے ہوئے بولا تھا۔ کونین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کھائیں گے پھر؟ پراٹھا بنا لو، انڈا یہی کھا لوں گا، وہ بولا تو کونین نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس نے تو کبھی پراٹھا نہیں کھایا تھا۔ کیا ہوا؟ آٹا گوندنا پڑے گا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں یہی کھا لیتا ہوں پھر۔ سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ نہیں، میں گوندھ لیتی ہوں، دوپہر میں بھی کام آ جائے گا پھر۔ وہ تیزی سے کچن میں گئی جہاں وہ بھی تیزی سے آتا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے آٹا گوندھ رہی تھی، تھوڑا سا جو جلد ہی گوندا گیا تھا۔ شایان عثمانی اسے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کالج کی چھوٹی سی 17-18 سالہ لڑکی، نازک سی، درمیانہ قد، سلکی لمبے بال جو ہمیشہ چادر کے نیچے موجود رہتے تھے، میک اپ سے پاک چہرہ، کالی شلوار قمیض پر اسی کی دلوائی چادر لیے وہ کام میں مصروف تھی۔ گلابی رنگت، ستواں ناک، خوبصورت نقوش جن سے معصومیت جھلکتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی بلا شبہ۔ تمہاری جیکٹ کہاں ہے؟ اس پر دھیان دینے کے بعد وہ یکدم بولا۔ آٹا لگ جاتا تو گندی ہو جاتی، اسی لیے میں نے اتار کر رکھ دی، وہ صاف لہجے میں بولی۔ تو کیا میں نے بولا کہ اسے گندا نہیں کرنا تم نے؟ شایان نے سنجیدگی سے کہا تو کونین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کر کے ہاتھ سینکو اور جیکٹ پہنو فوراً، وہ کہتا باہر بیٹھ گیا کیونکہ اس کا پراٹھا تیار تھا۔